भाई गुड मॉर्निंग है सबको। लवली मॉर्निंग। और गुड साइड लेक्चर सीरीज में फिर से एक बार आगे बढ़ते जा रहे हैं। लास्ट टाइम वेव ऑप्टिक्स खत्म किया था, आज ड्यूअल नेचर की बारी। तो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। आओ फिर पुरानी बातें याद करें, कुछ नई बातें देखें, किस तरह वर्कआउट होता है वो देखें। अच्छा, ड्यूअल नेचर का जो फंडा था वो शुरू हुआ था ब्लैक बॉडी रेडिएशन से। I hope you still remember black body radiations. In this particular idea, it was like this was the vessel, and यहाँ पे एक ट्रायंगुलरिश कंसेप्शन था। एंड ये वॉल्स इसके जो हमने ब्लैक और रफ कर रखे थे, एंड यहां से रेडिएशन आता था अंदर, यहां से टकरा के इधर जाता था जहां पे 90% अब्सॉर्ब हो जाता, बाकी का रिफ्लेक्ट होकर यहां आता, आउट ऑफ विच अगेन 90% इज अब्सॉर्ब, फिर यहां यहां ऐसा कर करके ऑल द रेडिएशन दैट इज कमिंग इनसाइड दिस वेसल इज गेटिंग अब्सॉर्ब। फिर कुछ देर बाद जब रेडिएशन आना बंद हो गया, अब जो भी उसने अब्सॉर्ब किया वो सब निकालेगा तो जो वो निकालेगा और उसके ग्राफ जो खड़े हुए एनर्जी वर्सेस वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के, तो वो ग्राफ जो है could not be interpreted using classical mechanics or using electromagnetic theories or thermodynamic theories. So the graphs of energy versus frequency of the radiation emitted by a black body could not be explained using electromagnetic theory or thermodynamic theory। तो फिजिक्स वहां पे थोड़ा सा परिस्थिति गंभीर हो गई कि भाई एक्सप्लेन करे तो करे कैसे। और तब एक बहुत इंपॉर्टेंट आदमी की पधरामणी हुई, नाम तो सुना होगा, मैक्स प्लैंक। बराबर। और मैक्स प्लैंक ने पहली बार यह आइडिया दिया कि दिस एनर्जी दैट इज कमिंग आउट is coming out in the form of packets which are called quanta. So for the first time in the history of physics, somebody quantized energy into packets and called them quanta. So according to Planck, प्लैंक ने एक्चुअली ये कहा कि ये जो वॉल्स है ना, द वॉल्स ऑफ द कैविटी आर एक्टिंग लाइक डाइपोल्स एंड दे आर गिविंग आउट एनर्जी with the frequency with which they are oscillating. So according to Planck, energy is being emitted in the form of discrete packets. तब से एनर्जी पैकेट में मिलने लगी, called quanta. Quanta is plural, quantum is singular, and the energy can be written as En is nh nu. Oh, beautiful equation. First equation of quantum theory. Here h is Planck's constant. I'm sure you know its value. 6.63 into 10^-34 joule second. Nu is the frequency and n is an integral number. So you can have 1h nu, you can have 2h nu, 3h nu, 5h nu, 10h nu, but you cannot have 2.25h nu. How can you have 2.25 packets? It's not possible. Packets have to be an integral number. So En is nh nu was the idea, and this h nu is called 1 photon. So अगर आपके पास एनर्जी है 5h nu, इसका मतलब कितने फोटोन आ रहे हैं आपके पास? 5। ऑलराइट, सो वो आपके पैकेट में 5 फोटॉन्स आ रहे हैं। सो h nu is 1 photon. This was Planck's idea. अब तक इसके आइडिया को बहुत सारा होल स्केल मास सपोर्ट नहीं मिला है। मास सपोर्ट मिलेगा जब आइंस्टाइन पिक्चर में आएगा। ओके, नाउ
लेट्स गो ऑन नाउ टू एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स जो एटम्स में होते हैं, they are bound with a certain amount of energy, as we shall see in atoms. एनर्जी से पकड़े हुए होते हैं. And if you want to remove those electrons from the atoms, you have to give them a certain amount of energy. So this amount of energy is called work function, denoted as phi. So what is work function? It is the minimum amount of energy required to liberate an electron from the outermost orbit of an atom is called work function. It depends basically on the nature of the element and so on and so forth. टेम्परेचर वगैरह जो भी है, उसको अगर आप टेम्परेचर देते हो तो एनर्जी बढ़ेगी और वो निकलने की कोशिश करेगा. 3 ways in which an electron can be taken out. 3 ways of electron emission. पहला एंड सबसे आसान, थर्मल एमिशन या थर्मियोनिक एमिशन. थर्म मीनिंग हीट. आप हीट एनर्जी दो बॉडी को, वो हीट एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेंगे और एक्सेप्ट करके वो बाहर निकल जाएंगे. सो वी गिव heat energy and electron is liberated. The second, this is hot emission. The second is called field emission, जिसमें हीट एनर्जी देने की दरकार नहीं है, बट हम उस मटेरियल को, उस मेटल को इलेक्ट्रिक फील्ड सब्जेक्ट करते हैं. वी सब्जेक्ट द मटेरियल टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स of the order nearly 10 raised to 7 volt per meter, and इतना बड़ा electric field is big enough to break the bonds, and as a result electrons will be liberated. So bonds are broken and electrons come out. So this is field emission. And the last and the most important, जिसके साथ हमको रहना है काफी टाइम, is called photoelectric emission. Now what is photoelectric emission? This experiment was done by Hertz, और हर्ट्ज ने ये देखा कि अगर किसी क्लीन मेटालिक सरफेस पे मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंसिडेंट करूं तो इस मेटालिक सरफेस में से इलेक्ट्रॉन्स कम आउट. क्या है, कैसे है, वो सब बाद में डिस्कस करेंगे. बट इफ अ suitably high frequency electromagnetic radiation is incident on a metallic surface, then this metallic surface gives out electrons. So this emission is called photoelectric emission. Actually it is Greek. Photos means light, electros means electrons. तो light पड़ने से electron का emission, that is called photoelectric emission. So if we make a suitably high frequency electromagnetic radiation incident on a clean metallic surface, then electrons come out from that surface. एक्चुअली ये भी दिक्कत थी जब हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट किया कि आपको कैसे पता इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं. एक्चुअली इलेक्ट्रॉन को नाम डिस्कवरी किया था जे थॉमसन ने इन द ईयर 1897, और फिर मिलिकन ने उसका चार्ज टू मास रेशियो वगैरह निकाला, उसकी वैल्यू निकाली मिलिकन. तो ये बातें शुरू हुई कि मैं कैसे पता चला आपको. तो ये क्रेडिट जाता है लेनार्ड एंड हॉलवैक्स को. ये दो साइंटिस्ट ने मिलके ये देखा कि कोई भी बॉडी, सपोज ये सरफेस न्यूट्रल है एंड तुम लाइट इंसिडेंट करते गए तो थोड़ी देर बाद ये सरफेस विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज. अब पॉजिटिव चार्ज कैसे कोई एक्वायर कर सकता है? दो ही सूरतों में, या तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ये एक्सेप्ट कर रहा है तो ये पॉजिटिव हो सकता है, पर हमने देखा कि लाइट ही आ रही है और कुछ तो आ नहीं रहा है.
एंड सेकेंडली या तो नेगेटिव चार्ज इज बीइंग गिवन आउट। हाँ, ये हो सके है कि नेगेटिव चार्ज कुछ निकल रहा है, ये तो हमको पता है। अब वो क्या चार्ज है वो मालूम नहीं था, तो अब पता चला कि वो नेगेटिव होगा, तभी जाके ये प्लेट पॉजिटिव हो जाएगी। सो दीज पीपल प्रूव्ड दैट negatively charged electrons are being given out by the surface. Negatively charged people. और ये आइडिया से फिर बहुत सारी एक्सपेरिमेंटों का गठन हुआ, एंड वो एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स क्या है वो देखते हैं। चलो सर, हाँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ऑर्डर 10⁸ होएगा। हाँ, 10⁸ ओके यार, पर वो एलिमेंट वैसे भी 10⁶, 10�7, 10⁸ इज टू मच, तो 10⁶ भी ले लो तो चले, 10⁶, 10�7, 10⁸, दीज आर बिग इलेक्ट्रिक फील्ड्स। कैन यू इमेजिन 10�7 या 10⁸, मतलब कितना हो गया? लाखों की तादाद में हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। इतना बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा ही, बरोबर। सो 10⁸ भी पकड़ लो, नो इश्यूज है, तू बोले सही, नो प्रॉब्लम। बट इंपॉर्टेंट ये है कि इट्स अ वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दिस हाई इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लार्ज इनफ टू ब्रेक द बॉन्ड्स। यू नो, जो दो कोवेलेंट बॉन्ड्स वगैरह होते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन बाउंड होता है, वो उस कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ देगा। इतना बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड, चाहे वो 10⁶ हो, 7 हो, 8 हो, कुछ भी डाल सकता है, पर वो उस फील्ड, उस बॉन्ड को तोड़ देगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन लिबरेट हो जाएगा और वो बाहर आ जाएगा। फेयर इनफ? सो दिस इज हाउ द एंटायर थिंग मूव्स। नाउ लेट्स लुक एट द स्कीमेटिक diagram of photoelectric emission. Lovely diagram. वैसे ये किसी एक इंसान ने नहीं किया था, बहुत सारे इंसानों का इसमें वो है। मैंने ये क्लीन मेटालिक सरफेस लिया है, आई कॉल इट एस। इट इज एक्चुअली कॉल्ड फोटो सेंसिटिव सरफेस, एंड इस पे लाइट इंसिडेंट हो रही है। दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। फॉर आर केस वी कैन कॉल इट लाइट ऑल्सो, नो इश्यूज। सुटेबली हाई फ्रीक्वेंसी। अब वो यहां पे इंसिडेंट होती है और यहां से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं। हमने अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस यहाँ पे एक कलेक्टर रखा है सी, और जिसको हमने यहाँ मिली एमीटर दिया हुआ है। जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे वो करंट बन के फ्लो होगा, तो ये मिली एमीटर डिफ्लेक्शन दिखाएगा। अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस we give a net positive charge to the collector so that it is able to attract all the electrons. वो दूर भी जा रहा, आ जा बेटा, सबको अट्रैक्ट करके वो करंट फ्लो करवा सकता है। सो S is the photosensitive surface, C is the collector, and अब हम क्या करेंगे, हमने एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट का सिचुएशन इस तरह चेंज किया कि नाउ आई मेक दिस नेगेटिव। मैं कलेक्टर को अब नेगेटिव बना रहा हूं, तो डू यू अग्री, ओनली दो, नाउ इट इज नॉट एबल टू अट्रैक्ट, only those electrons will be able to come to the collector which have energies more than the negative potential of the collector. You remember मैंने 5 लोगों का एग्जांपल दिया था कि एक 5 बंदे आ रहे हैं, एक 2 जूल का एनर्जी लेके आ रहा है, एक 5 जूल, एक 6 जूल, और मेरी खुद की एनर्जी 8 जूल है, तो किस किस को रोक पाऊंगा? जिसकी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 8 से कम है वो सारे रुक जाएंगे, बट जिसकी 8 से ज्यादा है, सपोज किसी की 10 जूल है, तो वो मेरे तक आ जाएगा। फाइनली मैं इसका नेगेटिव पोटेंशियल इतना कर देता हूं कि नो इलेक्ट्रॉन is able to reach the collector. That potential of the collector is called stopping potential. So we make the negative potential of collector such that no electron is able to reach the collector. This minimum negative potential at which no electron reaches collector is called, anybody remembers what is called? मैं बोल ही दिया,
stopping potential and is denoted as V0. So, in a very lovely fact, this stopping potential, minimum stopping potential, has to be equal to the maximum kinetic energy of the photoelectrons. This is the first ever equation we are looking at in the photoelectric effect, that the stopping potential has to be equal to the maximum kinetic energy of the photoelectrons. So we write EV0 is Ke max, which is half m V max square. So EV0, this is E, yeah, not C. EV0, V0 is stopping potential, is the maximum Ke, which is half m V max square, where V max is the speed, the maximum speed of the photoelectrons. तो भाई एक बात याद रखना, मैंने लोगों को फोटॉन्स और फोटो इलेक्ट्रॉन्स से कंफ्यूज होते जबरदस्त देखा है. ये जो रेडिएशन आ रहा है, दैट इज फोटॉन्स पीपल. ये जो रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है, दैट इज फोटॉन्स. एंड इसमें से जो निकल रहे हैं, दीज आर फोटो इलेक्ट्रॉन्स. बराबर. तो फोटोन और फोटो इलेक्ट्रॉन एक ही चीज है, ऐसा सोच मत लेना और कंफ्यूज मत हो जाना कि साला क्या निकलता है सरफेस में से और क्या आता है सरफेस पे. सो ये जो आ रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दैट इज लाइट. दिस इज इन टर्म्स ऑफ फोटॉन्स. एंड जो यहां से पार्टिकल्स निकल रहे हैं, दे आर फोटो इलेक्ट्रॉन्स. ऑलराइट. नाउ भाई एट स्टॉपिंग पोटेंशियल एक भी इलेक्ट्रॉन यहां तक पहुंच नहीं रहा है. सो व्हाट इज द फोटो इलेक्ट्रिक करंट? जीरो. सो हियर फोटो करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल बिकम जीरो. फिर हमने अलग अलग चीजों से ये पोटेंशियल चेंज करके तो हमने देखा, फिर हमने फ्रीक्वेंसी चेंज करके देखा, और फ्रीक्वेंसी चेंज करके ये देखा कि अगर मैं एक लेवल से नीचे फ्रीक्वेंसी कर देता हूं इस इंसिडेंट रेडिएशन की, तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलते नहीं हैं. तो इसका मतलब है फोटो इलेक्ट्रॉन्स एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी पे शुरू होते निकलना, और उसके ऊपर जो भी फ्रीक्वेंसी है वो निकलेंगे. पर इस फ्रीक्वेंसी से नीचे गए तुम तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे नहीं. सो माय सेकंड पॉइंट इज दैट photo, this is the first point, let us say. The second point, photo electrons are emitted for a certain value of frequency, and this frequency, the certain value of frequency is called threshold frequency. Below that frequency, below nu zero, threshold frequency को nu zero कहते हैं, no photo electrons are emitted. चाहे आपका इंटेंसिटी कितना भी हाई हो, डजंट मैटर. आपका इंटेंसिटी मतलब लाइट का इंटेंसिटी, बराबर. सो लाइट का इंटेंसिटी चाहे जितना भी हाई हो, डजंट मैटर, बट मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी nu zero. सो below nu zero, no electrons will be emitted. However high the intensity of incident light may be. And thirdly, the third point, that अगर मैं इस इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाता जाऊं तो इस स्टेटस पे क्या फर्क पड़ता है. तो ये मुझे पता चला कि इस लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने से द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज, and as a result the photoelectric current will increase. So on increasing intensity of incident light, the number of photoelectrons increases, and thus the photocurrent will increase. पर ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब तुम्हारा मिनिमम फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड जितना या उससे ऊपर हो. इससे नीचे तुम्हारा लाइट में कितना भी इंटेंसिटी हो वो निकलेगा नहीं. सो दिस वर द थ्री इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. एंड द फोर्थ पॉइंट, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट
occurs within 10 raised to minus 9 second of light being incident on the surface. So इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है. यहीं पे दिक्कतें शुरू हुई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और वेव थियरी ऑफ लाइट में, कि वेव थियरी ऑफ लाइट का जो जो आइडिया था कि भाई एनर्जी डिपेंड्स ऑन दिस या एम्पलीट्यूड एंड ये सब, वो सब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वर्कआउट नहीं करता था. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी. तुम फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ तो एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेगा, इंटेंसिटी बढ़ाओ तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे. ये बात वेव थियरी को वर्कआउट नहीं हुई. एंड फाइनली तीसरी बात, वेव थियरी ने बोला कि एनर्जी आती है और सब में ग्रेजुअली थोड़ी थोड़ी बढ़ती है. सो एनर्जी इंसिडेंट होने के बहुत टाइम बाद ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, जबकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने ये कहा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या इलेक्ट्रॉन्स विल कम आउट विद इन 10 रेज टू माइनस 9 सेकेंड और नॉट एट ऑल. तो ये सब वजह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वी से does not work with wave theory of light. Wave theory of light fails to explain photoelectric effect. So this was a very important idea. And finally, I think अब वक्त आ गया है उसका, किसका? आइंस्टाइन. माय गॉड, जबरदस्त आदमी. और आइंस्टाइन ने आके अपने को एक ऐसा इक्वेशन दिया जो इक्वेशन इस चैप्टर के मेजॉरिटी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में काम आया. श्रीमान, आई एम श्योर यू रिमेंबर, हम एग्जांपल लेते थे, कोई बंदा पिक्चर देखने गया, 20 रुपए की टिकट है, आई होप यू रिमेंबर दैट, और उसकी जेब में सिर्फ 20 रुपया है. क्या वो, अच्छा 10 रुपया है, क्या वो पिक्चर देख पाएगा? नहीं. अगर उसकी जेब में सिर्फ 20 रुपया है तो क्या कर पाएगा? सिर्फ पिक्चर देख पाएगा. और अगर उसकी जेब में 100 रुपया है तो वो पिक्चर भी देख पाएगा, साथ में समोसा, नमकीन, कोल्ड ड्रिंक, सब कुछ, फैंटा, वो सब कुछ खा पाएगा. सो ये सारी बातें आइंस्टाइन ने बगैर पिक्चर देख के बताई. सो आइंस्टाइन्स एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और इसी वजह से इनको नोबेल प्राइज भी मिला था फॉर प्रिसाइजली एक्सप्लेनिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. The first idea that Einstein gave was that Einstein said not only emission but absorption of light also happens in terms of photons. मतलब light in short is made up of photons. मैक्स प्लैंक की थियरी के साथ पहला सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट इस आइडिया से मिला था कि मैक्स प्लैंक ने तो ये बोला था कि निकल रहे हैं फोटॉन्स वो ब्लैक बॉडी में से. आइंस्टाइन ने बोला मात्र निकल नहीं रहे हैं, आ भी रहे हैं इन टर्म्स ऑफ फोटॉन्स. जो लाइट इंसिडेंट हुई दैट इज ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ फोटॉन्स. सो इन शॉर्ट, लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स विच आर कॉल्ड फोटॉन्स. ये पहली बात. एंड दूसरा, ये पहली बात. एंड दूसरी बात, अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बात करते हैं कि द टोटल एनर्जी दैट द फोटॉन्स गिव टू द सरफेस इज स्पेंट इन 2 ways. द फर्स्ट यू हैव टू सबमिट इज द वर्क फंक्शन. वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी अगर नहीं आई तो तुम्हारा बंदा पिक्चर देख ही नहीं पाएगा. इन शॉर्ट, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो ही नहीं पाएगा. वर्क फंक्शन जितनी आ गई तो वो दे के निकल जाएगा बाहर. और अगर उसके पास ज्यादा एनर्जी आई तो वर्क फंक्शन के अलावा वो क्या कर सकता है? काइनेटिक एनर्जी. सो द टोटल एनर्जी इज स्पेंट इन 2 ways, one in the form of work function, the other as Ke max. So that's why we have this equation, total energy H nu. ये nu लग रहा है आपको? लग रहा है ना? H nu is work function is what? 5, and this will be Ke max. Now this equation prompts me to write other equations. Therefore Ke max is H nu minus 5. I'm sure you know phi work function is H nu 0, where nu 0 is threshold frequency. Thus my equation becomes Ke max मतलब half m v max square is H nu minus H nu 0. बहुत सारी चीजों को सॉल्व करने में काफी कारगर सिद्ध होता है. एंड
यहां से अगर half mv max square is what, ev 0, this is h nu minus nu 0. So let me take e down here. So v0 is h by e nu minus nu 0, right? And this equation is an equation that relates stopping potential with the frequency of incident light. And it says for a graph of v0 versus nu, the slope of this graph is h by e, ये रहा h by e, and its intercept on the frequency axis is nu 0. So, you know, objectives में कभी कभी पूछते हैं कि in a graph of v0 versus nu, what is the slope? Slope is h by e, and what's the intercept? It is nu 0. On the other hand, if they were to ask you for a graph of nu versus v0, what would be the slope? It would be e by h. So, अगर v0 versus nu का ग्राफ है तो slope is h by e, and nu versus v0 का ग्राफ है तो the slope will be e by h. So these are some very beautiful equations जिसका इस्तेमाल होगा. And let us now look at the characteristics of a photon. As you already know, like all particles, photon is also a particle. जैसे Einstein और Max Planck ने कहा था कि light is in the form of particles which are called photons. So the first characteristic of a photon, it is also a particle. Photon is a particle of light. Secondly, photon is a particle of light. Secondly, अगर कोई फोटोन है जिसकी फ्रीक्वेंसी है नु, तो उसकी एनर्जी कितनी है? So energy of a photon is given as E is h nu. Yeah, if you want to write nu in terms of lambda, so then it will be hc by lambda. But remember always, this equation is in joule. If you want to represent it in terms of EV, then energy is h nu by E or hc by E lambda. This equation will give you energy in form of EV, electron volt. I'm sure you know 1 EV is 1.6 into 10 raised to minus 19 joule. Thirdly, the mass of a photon. यहां पे भी आइंस्टाइन का फेमस इक्वेशन हमारे काम आता है. E is mc square, so m is E by c square, and I'm sure you know एनर्जी का इक्वेशन है आपके पास. तो m is h nu by c square, and सिर्फ लैम्बडा के फॉर्म में चाहिए. ओके, nu की जगह c by लैम्बडा, तो h by c square into c by lambda. boom boom. So what are you left with? यहीं पे लिख दूं, कहां दूसरी लाइन यूज करें? h by c lambda. Thirdly, momentum. What is the momentum of a photon? Now this equation was not there when we did this idea. So equation है एनर्जी का E is root of, ये इक्वेशन नहीं था तो प्लीज टेक केयरफुली, p square c square plus mo square c raised to 4. अरे सर ये क्या इक्वेशन लिख दिए? एनर्जी is root of p square c square, here p is momentum, c is the speed of light, plus mo square c raised to 4. अब ये mo कौन है? थोड़ा सा क्वांटम मैकेनिक्स में चले चलते हैं. mo is the rest mass of the photon. अब ये रेस्ट मास क्या हो गए? The mass of a body when it is at rest is called rest mass. Alright, पर फोटोन तो चलता है स्पीड ऑफ लाइट के साथ, तो as photon moves with the speed of light, its rest mass is 0. मैं आपको रेस्ट मास और नॉर्मल मास का भी एक इक्वेशन देने वाला हूं, डोंट वरी. सो यमो को 0 ले लेता हूं, तो E becomes root of p square c square, which is pc, and pc is not Priyanka Chopra. So p is E by c. Wow, you saw this equation. Yeah, p is E by c, we know this. E is what? h nu, and nu की जगह अगर c by lambda लगाया जाए तो this becomes h by lambda.
Do not forget for even one moment that P is h by lambda was the starting equation for de Broglie hypothesis. Alright, don't forget that. अच्छा, मैं आपको रेस्ट मास और मास का इक्वेशन देने वाला, ये नोट में दे देता हूं. Mass m is rest mass mo over root of 1 minus v square by c square. This equation has been achieved by relativistic mechanics. It says that अगर किसी बॉडी का रेस्ट मास mo है और वो स्पीड v से चला जा रहा है तो उसका मास कितना हो जाएगा? तो m will be mo over root of 1 minus v square by c square. दो ये जेई मेंस वगैरह के लिए था, बट आई थिंक ये आपको जानना जरूरी है. So please remember this equation. Then we go on and finally fifth point ये है कि like all particles, photons also obey the laws of conservation of energy and momentum. That was the final idea. ये photoelectric effect का best use, best application is a photocell. Photocell, अभी शायद कुछ दिन पहले ही पेपर में आया था कि अब तक सारी स्ट्रीट लाइटिंग मैनुअल हुआ करती थी, अब ये लोग उसको ऑटोमेटिक करने वाले हैं. ऑटोमेटिक मतलब किसी बड़े बिल्डिंग के ऊपर एक फोटो सेल लगा देंगे, दिन में लाइट इंसिडेंट हुई, करंट पास हो रहा है, एवरीथिंग इज गुड. जैसे शाम होती जाएगी द इंटेंसिटी ऑफ लाइट गोज ऑन डिक्रीजिंग एंड वो लोग डिसाइड करेंगे कि एक लेवल से नीचे इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाए. डिक्रीज इंटेंसिटी हुई मतलब करंट भी डिक्रीज होगा, तो वो करंट कट होगा, स्विच गिरेगी और सारी स्ट्रीट लाइट चालू हो जाएगी. So this is the way they are trying to put modern street lighting systems. So the best use, the use of photoelectric effect is a photocell. जिसका प्रिंसिपल क्या है? The principle of the photocell is that on changing intensity of light, of incident light, the number of photoelectrons, and that's photocurrent, the number of photoelectrons, that is the photocurrent also changes. अगर तुम इंटेंसिटी बढ़ाते हो तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, इंटेंसिटी घटाते हो तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स घटेंगे. तो इंट्रूडर अलार्म्स, बर्गलर अलार्म्स, स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम्स, इन सब में फोटो सेल का काफी अच्छा इस्तेमाल हो सकता है. सो रिमेंबर दैट. एक और चीज मैं बताना, एक नोट में कभी कभी ये भी पूछते हैं कि यू शुड नो दिस, पावर is energy upon time. You say, sir, obviously we know this. Okay, no problem. But you should know the equations also. So power P, बड़ा P है ये, is E by T. And suppose n photons are है, तो what will be the energy of n photons? NH nu by T. या लैम्बडा के फॉर्म में भी दे दो सर, NHC by lambda T. Remember here, यहां आप NH nu by E नहीं कर सकते क्योंकि पावर इज इन SI, so this also has to be in SI. You can't put this in EV. All right, here N is the number of photons that are striking the surface. And secondly, intensity. You know that intensity is the amount of energy incident per unit area per unit time. So the equation for intensity I, but don't confuse I with current. Intensity I is energy per unit area per unit time. You know, energy upon time is power. So power by area. And if you want it in terms of normal stuff, so I is NH nu by AT, area A time T, या NHC by lambda AT. So कभी कभी ये दोनों इक्वेशन का भी भरपूर इस्तेमाल हो जाता है. तो दीज वर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फोटोन. चेक इट आउट. एंड फाइनली नाउ वी गो ऑन टू माय मैन डी ब्रॉय. वाओ, 1924 पहली बार किसी ने मैटर और रेडिएशन की ड्युअलिटी पे अपना आइडिया पेश किया. सो फॉर द फर्स्ट टाइम
Please don't call him de Broglie. You know de Broglie. It's de Broglie. Louis Victor de Broglie. And he said, there are two things. Matter, nature is made up of two things. Matter and radiation. अभी पता चला है कि radiation possesses dual characteristics. Radiation can have particle nature also and it can behave as a wave also. Wow! तो matter भी particle nature तो show करता ही है, but it should also show wave nature. So, if according to de Broglie, if radiation can show both particle nature, Compton effect, photoelectric effect is a particle nature का था, and wave effect में you remember this wave theory of light में हमने सब देखा था, तो वो सारी polarization वगैरह वो सब wave theory में था. So diffraction, interference, that was all due to wave theory. So can show particle nature as well as wave nature. Then matter too should show wave nature. People rejected this idea of hand. ये पगला गया, इसको कुछ समझ में नहीं आता. How can a matter, how can matter like us start behaving as a wave? This was simply incredulous. Preposterous people called it. They started to laugh about it, and they would ask him, suppose a matter particle would move as a wave, then it should have some wavelength. What would be the wavelength of such a particle? Then he said, if a particle has mass m and moves with velocity v, then its de Broglie wavelength, they call it de Broglie wavelength, is, हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा, P is h by lambda, therefore lambda should be h by p. My God, path breaking equation. Lambda is h by p, and p is what? mv. So lambda is h by mv was the first ever equation for de Broglie wavelength. I have a special note which will give me 2-3 more equations for de Broglie wavelength. So my first equation, if a particle has kinetic energy k, so how does the equation manipulate itself? I'm sure everybody knows kinetic energy is also half mv square, but it is also p square by 2m. So from here, k is p square by 2m. So how much is p? Isn't it root of 2mk? Thus, lambda, wow, h by p, that is h by root of 2mk. So this is one more equation for lambda in terms of kinetic energy k. Acha, second, if there is a gas particle, if a gas particle has absolute temperature T, then by what is its kinetic energy? Anybody? Half mv square, which is how much? No problem. 3 by 2 kBT. No problem. Here. And मैं half mv square को तो नहीं इक्वेट करूंगा, मैं p square by 2m को इक्वेट कर लेता हूँ, वो अच्छा रहेगा. तो 2 कट गया, so p is root of 3m kBT. Here T is absolute temperature, kB is Boltzmann's constant, 1.38 into 10 raised to minus 23 joule per molecule Kelvin. So lambda, which is h by p, will be h by root of 3m kBT. People, these equations are going to save your life one day, right? So you might as well pay close attention to these equations. अगर किसी पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी k है, तो लैम्डा will be h by root of 2mk.
अगर किसी पार्टिकल, गैस पार्टिकल का एब्सोल्यूट टेम्परेचर T है, उसका मास m है, तो लैम्डा इज h by root of 3m kBT. And not only that, if a particle, if a charge q is accelerated by a potential difference v, तो फिर क्या हो जाएगा, उड़ा देते हैं डी ब्रॉय को. फाइनली इफ चार्ज, ये नंबर 3 है, if a charge q is accelerated by a potential difference v, then you know this, if a charge q is accelerated by a potential difference v, then it acquires kinetic energy qv, and you can compare that with p square by 2m. So p will be root of 2m qv. Thus your de Broglie wavelength lambda will become, which is h by p, this is my prime equation, h by root of 2m qv. So be it anything, ये 3 इक्वेशंस के जरिए आप कोई भी टाइप का न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं. एंड अब इस बात को, ये तो अभी तक हाइपोथेसिस है. Davison and Germer, these were two scientists who accidentally proved that electron also can move as a wave. I'm sure you remember their scattering experiment. उन्होंने इलेक्ट्रॉन गन में से इलेक्ट्रॉन शूट किया, वो निकल क्रिस्टल को जाके लगा, एंड फिर लगा तब तक वो पार्टिकल था, और उसके बाद जो वो आया अलग अलग एंगल्स पे स्कैटर हुआ एंड जो ग्राफ्स मिले, those graphs were typical, were resembling the X-ray diffraction graphs by Max von Louis, and as a result they concluded that electron also can behave as a wave. So by the Davison-Germer experiment, according to Davison and Germer, electron comes out as a particle, electron comes out as a particle, and after striking the nickel crystal, striking the crystal, it moves as a wave. It has got a wave-like appearance, and they also give us the equation for the wavelength of such particle, such electrons, and potential difference we use किया था, high potential difference. So the de Broglie wavelength, the wavelength of the electron which is moving as a wave is lambda is h by p, and here how much is your p? अभी मैंने इक्वेशन लिया 2m qv, यहाँ चार्ज इलेक्ट्रॉन का e है, so 2m ev. बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया. एंड आप h by root of 2me का वैल्यू निकालना चाहते हो, तो आई थिंक इट इज 0.127 नैनोमीटर, आई गेस सो. सो आप वैल्यू लगा के फाइंड आउट कर सकते हो. दिस वाज द प्रूफ ऑफ डी ब्रॉयज हाइपोथेसिस दैट मैटर कैन आल्सो शो वेव नेचर. बट लगे हाथों मैं आपको हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी लिखवा दूं. हाइजेनबर्ग्स uncertainty principle. Heisenberg said that if delta x is the uncertainty in position and delta p is the uncertainty in momentum, then delta x into delta p is h cut, which is h by 2 pi. Here delta x is the uncertainty in position and delta p is the uncertainty in momentum. But not only this, can you see this into this is h का dimensions. तो जिसके भी पास h का dimension हो, उन दोनों का uncertainty multiply करो तो मुझे h cut मिलेगा. So you might as well see that if also delta E into delta T is h cut, which is h by 2 pi. This thing also works out. This is energy, which is in joule, and this is time, which is in second. तो ये हो गया joule second. So
delta E is the uncertainty in energy, and delta T is the uncertainty in time. So this was all about dual nature of matter and radiation. कुछ बचा dual nature में कोई और टॉपिक? फोटो सेल ले लिया हमने, मैक्स प्लैंक आ गया, आइंस्टाइन आ गया, all that is okay. मिनिमम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आ गया, एवरीथिंग इज गुड. आई थिंक वी आर गुड. सारे टॉपिक्स आ गए, डेविसन जर्मर भी हमने टच कर लिया. सो दिस इज ऑल देयर इज टू नो अबाउट डेविस अपना ड्यूअल नेचर. फॉर्मूला इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे ड्यूअल नेचर में, एटम्स में, कुछ कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट्स में. मैग्नेटिक इफेक्ट्स में फॉर्मूला के साथ साथ डायरेक्शन भी जरूरी है, बट फॉर्मूला इज द किंग. अगर आपको फॉर्मूला पता है तो यू कैन पुट इट समवेयर, ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर. But if you don't know the formula, you are, moving, shooting in the dark. So, कोई idea नहीं रहेगा. So, kindly look at the formula and we will see you next time with atoms. Bye-bye.